नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मायावी और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मायावी की जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है आदित्यनाथ शर्मा जी की, जो कि मुंबई की एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में काम करते हैं। लेकिन जॉब के साथ उन्हें हॉन्टेड प्लेसेस में जाना और पैरानॉर्मल एनर्जी को फाइंड करने का भी शौक था। और यही शौक उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक भी बन गया जब वो एक हॉन्टेड कब्रिस्तान में अपने दोस्तों के साथ विजिट करने चले गए, लेकिन इस बात से एकदम अनजान कि वो जगह मरकर भी जिंदा है। तो चलिए, अब यह कहानी हम उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले मैं हमेशा की तरह आप सभी से एक बात कहना चाहता हूं कि आपने हॉरर कहानियां तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आज की कहानी में आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। और आप लोग कहानी तो सुन लेते हैं, लेकिन हम जैसे छोटे क्रिएटर्स को सपोर्ट नहीं करते हैं गाइस। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिए। और आप लोग कहां से हैं और आपका नाम क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, अब बिना देरी के यह कहानी हम आदित्यनाथ जी के ही पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। मेरा नाम आदित्यनाथ शर्मा है और उम्र 28 साल है। मुंबई में एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में काम करता हूं। पैसे अच्छे हैं, लाइफ सेटल है और दोस्तों का ग्रुप भी अच्छा है। लेकिन मेरी एक खासियत है जो मुझे बाकियों से अलग बनाती है। मुझे हॉरर स्टोरीज का शौक है। बचपन से ही भूत प्रेत की कहानियां सुनने और पढ़ने का जुनून रहा है। यूट्यूब पर मेरा एक छोटा सा चैनल भी है, एडिटियर्स पैरानॉर्मल डायरीज। करीब 500 सब्सक्राइबर्स हैं। मैं हॉन्टेड प्लेसेस पर जाता हूं, वहां की कहानियां सुनाता हूं और अगर कुछ अजीब एक्टिविटी मिलती है तो उसे रिकॉर्ड करता हूं। अब तक मैं कई जगहों पर जा चुका हूं। मुंबई का डिसूजा चोल, पुणे का शनिवार वाड़ा फोर्ट, ठाणे की जीपी ब्लॉक की बिल्डिंग। लेकिन सच कहूं तो अब तक मुझे कभी भी कुछ भी रियल एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। हाँ, कुछ अजीब आवाजें, ठंडी हवाएं और वो सब महसूस हुआ जो लोग बताते हैं, लेकिन कभी किसी भूत को देखा नहीं। और कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे मेरी जान पर बन आए। मैं हमेशा सोचता था कि शायद भूत प्रेत होते ही नहीं, शायद ये सब लोगों के दिमाग का खेल है, डर से पैदा होने वाले भ्रम है। मैं तो बस मनोरंजन के लिए यह सब करता था, थोड़ा थ्रिल के लिए। और हाँ, यूट्यूब से थोड़ी कमाई भी हो जाती थी। लेकिन वो रात, 23 अक्टूबर 2024 की वो रात, जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, वो मेरी सारी सोच बदल गई। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूं तो मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ जाती है। मेरे हाथ कांपने लगते हैं, नींद में चीख कर उठ जाता हूं। उस रात के बाद मैंने अपना यूट्यूब चैनल बंद कर दिया और अब मैं किसी भी हॉन्टेड जगह पर नहीं जाता। अंधेरे से डरने लगा हूं, रात को अकेले बाहर नहीं निकलता। मेरे दोस्त कहते हैं कि मैं पैरानॉइड हो गया हूं, लेकिन उन्होंने वो नहीं देखा जो मैंने देखा। आज मैं जो कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, वह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि यह मेरा अपना अनुभव है, मेरी अपनी आपबीती है। यह वारसोली कब्रिस्तान की दास्तान है। आप सोच रहे होंगे कि यह वारसोली कब्रिस्तान कहाँ है। यह महाराष्ट्र के पालघर जिले में है, मुंबई से करीब 80 किलोमीटर दूर। वारसोली एक छोटा सा गांव है जो वसई के पास है। यह जगह बहुत ही शांत और सुनसान है। यहाँ ज्यादातर मुस्लिम आबादी रहती है। इस कब्रिस्तान के बारे में कई कहानियां मशहूर हैं। लोग कहते हैं कि यह कब्रिस्तान करीब 100 साल पहले से है। यहाँ हजारों लोग दफन हैं। लेकिन इस जगह की असली कहानी 1947 के बंटवारे के समय की है। बंटवारे के दौरान यहाँ बहुत खून खराबा हुआ था। दंगों में कई लोग मारे गए थे। उन मरने वालों की लाशें इसी कब्रिस्तान में दफनाई गई थीं। लेकिन वह इतनी ज्यादा थीं कि सबका सही से कफन दफन नहीं हो पाया। कहते हैं कि कई लाशें बिना नाम के, बिना पहचान के दफना दी गई थीं। उसके बाद से ही कब्रिस्तान में अजीबो गरीब चीजें होने लगीं। लोगों ने यहां से गुजरते हुए अजीब आवाजें सुनी। किसी को सफेद परछाइयां दिखीं। कोई कहता था कि उसे रोने की आवाज सुनाई दी। किसी ने एक औरत को कब्रों के बीच भटकते हुए देखा, जो फिर अचानक गायब हो गई।
1985 में एक ट्रक ड्राइवर रात को इसी रास्ते से गुजर रहा था तो उसे अचानक सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखा जो हाथ हिलाकर लिफ्ट मांग रहा था। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और उस बूढ़े आदमी को बैठा लिया। बूढ़े ने कहा कि उसे आगे गांव में उतार देना, लेकिन जब ट्रक कब्रिस्तान के सामने से गुजर रहा था तो बूढ़ा आदमी अचानक बोला कि मुझे यहीं उतार दो, मेरा घर यहीं है। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी चीख निकल गई। बूढ़े की जगह एक सड़ी गली लाश बैठी थी जिसके चेहरे पर कीड़े रेंग रहे थे। वो ड्राइवर इतना डर गया कि उसने तुरंत गाड़ी रोकी और भागकर दूर चला गया। जब दूसरे दिन लोगों ने ट्रक को देखा तो उसकी सीट पर खून के धब्बे थे और एक बदबू आ रही थी जैसे कोई सड़ी हुई चीज हो। उस ड्राइवर को 1 हफ्ते तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा था। यह कहानी हर कोई जानता था, लेकिन मैंने सोचा कि यह सब लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं। मैं तो खुद जाकर सच्चाई जानना चाहता था और फिर मैंने वह फैसला लिया जो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। सितंबर 2024 का महीना था। मैं अपने चैनल के लिए नई जगहों की तलाश में था। एक दिन मेरे एक पुराने दोस्त फरहान ने मुझे फ़ोन किया। फरहान पालघर में ही रहता है और वहाँ की सभी लोकल कहानियों को अच्छे से जानता था। उसने उत्साह से कहा कि यार आदित्य, तुझे एक बहुत बढ़िया जगह बता रहा हूँ, वारसोली का कब्रिस्तान। यहाँ तो सच में भूत हैं यार, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मैंने हंसकर कहा कि अरे फरहान, तू भी इन बकवास कहानियों में विश्वास कर रहा है। वो बोला कि अरे नहीं यार, सच बता रहा हूँ, मेरे चाचा के दोस्त के साथ कुछ हुआ था यहाँ। वो अब तक ठीक से बोल नहीं पाता। तू एक बार आकर देख ले, तेरे चैनल के लिए बेस्ट कंटेंट मिलेगा। फरहान की बात सुनकर मुझे दिलचस्पी हो गई। मैंने उससे और डिटेल्स पूछी तो उसने मुझे वारसोली कब्रिस्तान के बारे में सब कुछ बताया। वहाँ की कहानियाँ, वहाँ का इतिहास और वहाँ होने वाली अजीब घटनाएं। मैंने तुरंत तय कर लिया कि मुझे वहाँ जाना है, लेकिन अकेले नहीं। मैंने अपने 2 दोस्तों को बुलाया जिनका नाम रोहित और अमन था। रोहित मेरा बचपन का दोस्त था, बहुत बहादुर और एडवेंचरस टाइप का बंदा। वो हमेशा नई चीज़ें ट्राई करने को तैयार रहता था। और अमन थोड़ा डरपोक था, लेकिन अच्छा साथी था। वो फोटोग्राफी में अच्छा था, तो मैंने उसे कैमरामैन के तौर पर साथ रखने का सोचा। मैंने उन्हें अपना प्लान बताया कि यार 23 अक्टूबर को हम लोग वारसोली जा रहे हैं। वहाँ एक हॉन्टेड कब्रिस्तान है जहाँ रात को रुकेंगे और वीडियो बनाएंगे। रोहित तो तुरंत तैयार हो गया। चल यार, मज़ा आएगा, वैसे भी बहुत दिन हो गए किसी ट्रिप पर गए। लेकिन अमन थोड़ा हिचकिचाया, बोला कि यार कब्रिस्तान में रात को ये थोड़ा डेंजरस नहीं लग रहा। मैंने उसे समझाया कि अरे कुछ नहीं होगा, सब बकवास है, तू बस कैमरा संभाल लेना, बाकी मैं हूं ना। आखिरकार अमन भी मान गया और हम तीनों ने प्लानिंग शुरू कर दी। मैंने एक लिस्ट बनाई जिसमें कैमरा इक्विपमेंट्स, मेरा मेन कैमरा, अमन का DSLR और 2 GoPro, टॉर्च और लालटेन, पावर बैंक, स्लीपिंग बैग, खाना पीना, फर्स्ट एड किट और हाँ, एक आयरन रोड, बस सेफ्टी के लिए। मैंने फरहान से कब्रिस्तान की पूरी लोकेशन और डिटेल्स ली। उसने मुझे वार्न किया कि यार आदित्य, सच में मत जा, वहाँ कुछ गड़बड़ है। लेकिन तू नहीं मानेगा तो एक बात बता रहा हूँ कि वहाँ सूरज ढलने के बाद मत जाना, और अगर कोई तुझे आवाज़ दे तो मुड़कर मत देखना। मैंने हंसकर कहा कि हाँ भाई, नोट कर लिया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि फरहान की यह बातें मेरे कितने काम आने वाली थीं। आखिर वो तारीख आ ही गई जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। 23 अक्टूबर 2024, दिन बुधवार, सुबह 8 बजे हम तीनों मुंबई से निकले। मैंने अपनी मारुति सुजुकी ब्रेजा ली थी। प्लान ये था कि दोपहर तक वारसोली पहुंच जाएंगे और दिन में कब्रिस्तान का सर्वे करेंगे, लोकल लोगों से बात करेंगे और फिर रात को वहीं रुकेंगे। मौसम अच्छा था, हल्के बादल थे, लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं थी। रास्ते में हम तीनों बातें करते रहे, गाने सुनते रहे और अमन थोड़ा नर्वस था, लेकिन रोहित उसे हंसाता रहा। अमन ने अचानक पूछा कि यार आदित्य, तू सच में मानता है कि भूत होते हैं? मैंने बैक मिरर से उसकी तरफ देखा और बोला कि
नहीं यार, मैं तो बस एंटरटेनमेंट के लिए ये सब करता हूँ। मेरे हिसाब से तो भूत प्रेत सब दिमाग का खेल है। तो फिर ये सारे लोग जो कहते हैं कि उन्होंने भूत देखा, वो सब झूठ बोलते हैं? मैंने कहा कि नहीं, झूठ नहीं बोलते, बस उनका दिमाग उन्हें धोखा दे देता है। डर, डार्कनेस और इमेजिनेशन, ये तीनों मिलकर कुछ भी दिखा सकते हैं। रोहित बोला कि लेकिन यार, इतने सारे लोग एक ही जगह के बारे में एक जैसी बातें कैसे बोलते हैं? मैंने कंधे उचकाए और बोला कि कलेक्टिव इमेजिनेशन। एक बंदा कुछ बोलता है, दूसरा उसमें कुछ ऐड करता है और धीरे धीरे एक पूरी कहानी बन जाती है। लेकिन मेरे दिल में एक छोटी सी आवाज थी जो कह रही थी, क्या सच में ऐसा है या तू खुद को बस समझा रहा है? दोपहर 12:30 बजे हम वसई पहुंच गए। यहां से वारसोली अभी 20 किलोमीटर दूर था। हमने एक ढाबे पर लंच लिया और वहां के मालिक से बात की तो पता चला कि वह भी वारसोली कब्रिस्तान के बारे में जानता है। उसने कहा कि साहब, वहां मत जाइए, वो जगह अच्छी नहीं है, खासकर रात को। मैंने पूछा कि ऐसा क्या है वहां? उसने आसपास देखा, जैसे चेक कर रहा हो कि कोई सुन तो नहीं रहा। फिर धीरे से बोला, साहब, मेरे एक दोस्त का भाई था, उसे फोटोग्राफी का शौक था। 5 साल पहले वो वहां गया था रात को फोटो खींचने के लिए। जब सुबह उसकी लाश मिली तो उसके चेहरे पर ऐसा डर था जैसे उसने कोई बहुत भयानक चीज देखी हो। डॉक्टर्स ने कहा कि दिल का दौरा पड़ा है, लेकिन किसी को यकीन नहीं हुआ। यह सुनकर अमन का चेहरा सफेद पड़ गया। वो बोला कि यार आदित्य, चलो वापस चलते हैं। लेकिन मैंने उसे हिम्मत दी और कहा कि अरे ये सब बकवास है, चल, अब हम इतनी दूर आ ही गए हैं। दोपहर 2 बजे हम वारसोली पहुंच गए। यह एक बहुत छोटा सा गांव था। पक्की सड़कें नहीं थीं, ज्यादातर कच्चे रास्ते थे। आसपास खेत थे, घर पुराने और टूटे फूटे से थे और लोग हमें अजीब नजरों से देख रहे थे। हमने गाड़ी एक छोटी सी दुकान के पास रोकी और एक बुजुर्ग से कब्रिस्तान का रास्ता पूछा। वो बुजुर्ग हमें सिर से पैर तक घूरता रहा। उसने पूछा कि तुम लोग कब्रिस्तान क्यों जाना चाहते हो? मैंने अपना कैमरा दिखाया और बोला कि अंकल, मैं यूट्यूब के लिए वीडियो बनाता हूँ हॉन्टेड प्लेसेस पर। बुजुर्ग ने सिर हिलाया और एक लंबी सांस ली और बोला कि बेटे, तुम नहीं जानते वहां क्या है। मैं 70 साल का हूं, इसी गांव में पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ और मैंने बहुत कुछ देखा है। उस कब्रिस्तान में वो है जो तुम सोच भी नहीं सकते। रोहित ने पूछा कि जैसे क्या? बुजुर्ग बोला कि 1978 की बात है। मेरे चचेरे भाई शरीफ की शादी थी। बारात रात को वापस आ रही थी और रास्ता उसी कब्रिस्तान के बगल से था। अचानक सबको एक औरत की आवाज सुनाई दी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। आवाज कब्रिस्तान के अंदर से आ रही थी। शरीफ और कुछ लड़के अंदर गए, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उन्हें एक कब्र के पास एक औरत दिखी, सफेद कपड़ों में, बाल खुले हुए। वो उनकी तरफ पीठ करके खड़ी थी। तभी शरीफ ने आवाज दी कि अम्मी, आप यहां क्या कर रही हो? वो औरत धीरे धीरे मुड़ी और जब उसने अपना चेहरा दिखाया तो बुजुर्ग इतना कहकर रुक गया। उसकी आंखें नम हो गईं। क्या हुआ था? मैंने पूछा। वो बोला कि उसका कोई चेहरा नहीं था बेटे, बस एक खोपड़ी थी जिसमें से कीड़े निकल रहे थे। शरीफ की एक तेज चीख निकली और वो भागने लगा, लेकिन वो औरत या वो जो भी थी, वो हवा में तैरती हुई उसके पीछे आई। बाकी लोगों ने भी देखा। वो चीज इतनी तेज थी कि 1 सेकंड में शरीफ के पास पहुंच गई। अगली सुबह हम लोगों ने शरीफ को ढूंढा तो वो एक पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा था। जब वो होश में आया तो वह बोल नहीं पा रहा था। उसके बाल सफेद हो गए थे 25 साल की उम्र में, और आज भी वह पागल खाने में है। यह कहानी सुनकर हम तीनों खामोश हो गए। मेरे मन में थोड़ा शक आने लगा था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने कहा कि अंकल, आप बस रास्ता बता दीजिए। बुजुर्ग ने इनकार में सिर हिलाया। मैं नहीं बताऊंगा, तुम लोग अपनी जान जोखिम में मत डालो। लेकिन तभी एक जवान लड़का आया। उसने सुन लिया था कि हम क्या पूछ रहे हैं। उसने कहा कि मैं बता तो दूंगा रास्ता, लेकिन मेरी एक शर्त है कि रात को 12 बजे के बाद वहां से निकल जाना
और किसी भी आवाज का जवाब मत देना, चाहे वह कितनी भी जानी पहचानी क्यों ना लगे। हमने हामी भर दी। उस लड़के ने हमें रास्ता समझाया कि यहाँ से सीधे जाओ, फिर बाएं मुड़ना तो एक पुराना बरगद का पेड़ मिलेगा, उसके बाद कच्चा रास्ता शुरू हो जाएगा। उसी रास्ते पर चलते रहना, 2 किलोमीटर बाद कब्रिस्तान आ जाएगा, तुम्हें पता चल जाएगा। वहां एक बड़ा सा लोहे का गेट है। हमने उसे थैंक्स कहा और निकल पड़े। दोपहर 3 बजे हम कब्रिस्तान के रास्ते पर थे। जैसा लड़के ने बताया था वैसे ही मिला। बरगद का पेड़ बहुत विशाल था, उसकी जड़ें ऊपर से लटक रही थीं और उसकी छाया बहुत घनी थी। उसके नीचे से गुजरते वक्त मुझे एक अजीब सी फीलिंग हुई, जैसे कोई हमें देख रहा हो। कच्चे रास्ते पर गाड़ी चलाना मुश्किल था, क्योंकि रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ था। आसपास सिर्फ जंगल था और पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से आ रही थी। अमन ने कहा, यार ये जगह तो दिन में ही इतनी डरावनी लग रही है, तो रात को क्या होगा? रोहित ने मजाक में कहा कि रात को तेरी बहन से शादी हो जाएगी। हम तीनों हंस पड़े, लेकिन वो हंसी भी अधूरी सी थी। जगह सच में बहुत अनकंफर्टेबल थी। आधे घंटे की ड्राइव के बाद हम एक खुली जगह पर पहुंचे और सामने था वो वारसोली कब्रिस्तान। मैं गाड़ी से उतरा और वहां की तरफ देखा। लोहे का गेट सच में बहुत बड़ा था और उस पर अरबी में कुछ लिखा हुआ था। गेट पूरी तरह जंग खा चुका था और उसके दोनों तरफ टूटी फूटी दीवारें थीं। गेट के पीछे वो था जिसे देखकर मेरी रीढ़ में एक ठंडक दौड़ गई। असंख्य कब्रें, जहां तक नजर जाती थी सिर्फ कब्रें ही कब्रें दिखाई दे रही थीं। कुछ नई थीं, लेकिन ज्यादातर पुरानी थीं, टूटी फूटी, जिन पर घास फूस उगा आई थी। दूर एक मस्जिद के अवशेष दिख रहे थे। उसकी मीनार आधी टूटी हुई थी। चारों तरफ पुराने पेड़ थे जिनकी शाखाएं अजीब तरीके से मुड़ी हुई थीं। सबसे अजीब बात यह थी कि वहां पूरी तरह से सन्नाटा था। कोई पंछी की आवाज नहीं, कोई हवा की सरसराहट नहीं, बस एक मरा हुआ सन्नाटा और वो खास तरह की गंध, मिट्टी, सीलन और कुछ ऐसा जिसे मैं पहचान नहीं पा रहा था। रोहित ने कहा कि यह तो बहुत बड़ा है यार, कितनी कब्रें होंगी यहाँ? हजारों, मैंने जवाब दिया। हमने इंट्रो शॉट लिया। मैं कैमरे के सामने खड़ा हुआ था और पीछे कब्रिस्तान का गेट था। हेलो दोस्तों, आदित्य हियर। आज हम हैं महाराष्ट्र के सबसे डरावने कब्रिस्तान में, जो कि वारसोली में है। यहाँ की कहानियां बहुत मशहूर हैं, जिस वजह से आज रात हम यहीं रुकने वाले हैं। गेट खोलने में मुश्किल हुई, क्योंकि वह जंग के कारण अटका हुआ था। काफी जोर लगाने के बाद एक तेज कर्कश आवाज के साथ आखिरकार खुल गया। यार ये देखो, अमन ने एक तरफ इशारा किया। वहां करीब 50-60 कब्रें एक साथ थीं। सब पर एक ही साल लिखा था, 1947। यह वो लोग होंगे जो दंगों में मारे गए थे, मैंने कहा। हमने पूरे कब्रिस्तान का सर्वे किया। यह करीब 2 एकड़ में फैला हुआ था और पुरानी मस्जिद के पास एक कुआं था जो कि सूखा हुआ था। रोहित ने कहा कि यार यहां तो कुछ भी स्कैरी नहीं दिख रहा, बस पुराना कब्रिस्तान है। मैंने घड़ी देखी तो शाम के 5 बज रहे थे। मैंने कहा कि अभी दिन है, रात का वेट करो। हमने कब्रिस्तान के बीचों बीच एक जगह चुनी जहां हम रात बिताने वाले थे, एक बड़े पेड़ के नीचे। हमने वहां अपना सामान रखा। शाम के 6 बजे सूरज ढलने लगा और तभी पहली बार मुझे महसूस हुआ कि कुछ बदल रहा है। हवा चलने लगी थी, लेकिन यह कोई सामान्य हवा नहीं थी। यह ठंडी थी, बर्फ जैसी ठंडी, और इसमें एक अजीब सीटी की आवाज थी। अमन ने कहा कि यार ठंड क्यों बढ़ गई अचानक? मैंने थर्मामीटर देखा तो तापमान 18 डिग्री था। सुबह 28 डिग्री था। अचानक 10 डिग्री कैसे गिर गया? सूरज अब पूरी तरह डूब चुका था और अंधेरा उतरने लगा था। हमने अपनी लालटेन जलाई। रात 7 बजे पूरी तरह अंधेरा हो चुका था। चांद नहीं था आसमान में, बस तारे थे, लेकिन वह भी धुंधले से लग रहे थे। हमने खाना खाया, मैंने कैमरे चेक किए और गोप्रो हमने अलग अलग जगहों पर लगा दिए। रात 8 बजे मैंने अपना मेन कैमरा ऑन किया और बोलना चालू किया। तो दोस्तों, अब रात हो चुकी है, तापमान भी अचानक गिर गया है और अब हम इंतजार कर रहे हैं।
हम तीनों बैठकर बातें करने लगे। हम हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, लेकिन तभी रात के 9:15 बजे अचानक हम तीनों चुप हो गए। हमें एक आवाज सुनाई दी, दूर से, बहुत धीमी सी, जैसे कोई रो रहा हो। सुना तुमने? मैंने धीरे से पूछा। हमने ध्यान से सुना तो यह एक औरत की रोने की आवाज थी। इंशा किसी का नाम ले रही है, अमन ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने टॉर्च उठाई और उस दिशा में रोशनी डाली जहां से वो आवाज आ रही थी, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ कब्रें और अंधेरा। आवाज आना बंद हो गई। मैंने कहा कि शायद किसी जानवर की आवाज होगी, हालांकि मुझे खुद यकीन नहीं था। हम फिर बैठ गए, लेकिन अब मजाक नहीं, बल्कि सब सतर्क थे। रात के 9:45 बज रहे थे। रोहित पानी पीने के लिए उठा, तभी वो अचानक रुक गया। यार, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में डर था। वो देखो, वो क्या है? उसने दूर एक तरफ इशारा किया। हमने देखा तो मस्जिद के पास एक सफेद चीज थी जो कि हवा में तैर रही थी। क्या है वो? अमन की आवाज कांप रही थी। मैंने कैमरा उठाया और झूम करके देखा तो स्क्रीन पर वो साफ दिख रहा था। एक सफेद और धुंधला सा आकार जो कि धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रहा था। यह कुछ और होगा, मैंने कहा। धुंध या कुछ। वो चीज करीब 1 मिनट तक वहीं रही और फिर अचानक गायब हो गई। अमन ने कहा कि भाई, मुझे डर लग रहा है, चलो यहां से। रात के 10:30 बज रहे थे। अब तक हमने और भी कई अजीब चीजें देखी थीं। दूर से किसी के चलने की आवाज आती थी, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता था। हवा अलग अलग दिशाओं से आ रही थी, कभी गर्म तो कभी ठंडी। हमें लगातार महसूस हो रहा था कि कोई हमें देख रहा है। मेरे कैमरे की बैटरी अचानक 100 से 60% हो गई। रोहित ने कहा कि यार, मुझे बाथरूम जाना है। मैंने कहा कि अभी यहाँ? वो बोला कि यार, बहुत अर्जेंट है, मैं जल्दी आता हूँ। मैंने उसे टॉर्च दी और कहा कि जल्दी आ जाना और आवाज देते रहना। रोहित उठा और दूर बुशेस की तरफ चला गया। हम उसे टॉर्च की रोशनी से जाते हुए देख सकते थे। तभी दूर से रोहित की आवाज आई, आदित्य, अमन। उसकी आवाज में एक डर और दहशत थी। हम दोनों उठकर उस दिशा में भागे। रोहित, क्या हुआ? मैं चिल्लाया। रोहित भागता हुआ हमारी तरफ आ रहा था। उसका चेहरा सफेद पड़ा हुआ था और वो हाँफ रहा था। उसने कहा कि वहां कोई है? मैं बाथरूम कर रहा था तो मुझे अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो इतना कहकर वो रुक गया। मैंने पूछा कि क्या देखा? रोहित की आंखों में एक सच्चा डर था। वो बोला कि एक बच्चा, करीब 7-8 साल का, फटे कपड़ों में, बस खड़ा था और मुझे घूर रहा था। मैंने उससे पूछा, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। और फिर मैंने पूछा कि फिर क्या? वो बोला कि फिर उसने मुस्कुराना शुरू किया, लेकिन वो कोई नॉर्मल मुस्कुराहट नहीं थी। उसकी मुस्कुराहट इतनी चौड़ी थी कि उसका चेहरा फट रहा था और उसकी आंखें पूरी काली थीं। कोई पुतली नहीं, कोई वाइट नहीं, बस काली। मेरी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। जब मैं भागा तो उसने मुझे आवाज दी, रुक जाओ, मेरे साथ खेलो। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। अब हम तीनों डर गए थे क्योंकि यह कोई मजाक नहीं था। मैंने फैसला किया कि चलो यहां से, अभी निकलते हैं। हमने अपना सामान उठाना शुरू किया, लेकिन तभी रात ठीक 11 बजे अचानक सभी टॉर्च और लालटेन बुझ गईं और पूरा अंधेरा हो गया। अमन की आवाज आई कि क्या हुआ? मैंने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करने की कोशिश की, लेकिन वो काम नहीं कर रही थी। फोन डेड था, हालांकि बैटरी 80% थी। रोहित ने कहा कि मेरा फोन काम नहीं कर रहा। मेरा भी, अमन बोला। हम तीनों अंधेरे में खड़े थे, सिर्फ तारों की हल्की रोशनी थी। और तभी हमने सुना किसी के पैरों की आवाज। चारों तरफ से कई लोग हमारे चारों तरफ चल रहे थे। हम तीनों एक दूसरे के पास आ गए और पीठ से पीठ लगाकर खड़े हो गए। कौन है वहां? मैंने चिल्लाकर पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बस पैरों की आवाज थी जो कि और करीब आती जा रही थी। अचानक हमें फुसफुसाहट सुनाई दी, कई आवाजें एक साथ। क्यों आए तुम यहां? यहां से जाने नहीं दोगे?
तुम भी यहीं रहोगे हमारे साथ हमेशा के लिए। ये आवाजें करीब आ रही थीं, बहुत करीब। और फिर एक और आवाज, एक औरत की, एक चीख, इतनी तेज कि हमारे कान फटने लगे। हम तीनों ने अपने कान बंद कर लिए। चीख बंद हुई और अचानक सब लाइटें फिर से चालू हो गईं। हमने चारों तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन हमारे चारों तरफ मिट्टी पर फुटप्रिंट्स थे। कई फुटप्रिंट्स नंगे पैरों के, जो कि हमारे बिल्कुल पास तक आए हुए थे, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। भाग यहां से, रोहित चिल्लाया। हमने अपना सामान वैसे ही छोड़ दिया और गेट की तरफ भागे। हम तीनों जितनी तेज भाग सकते थे भाग रहे थे। कब्रों के बीच से अंधेरे में बार बार ठोकर खा रहे थे, गिर रहे थे, लेकिन रुक नहीं रहे थे। पीछे से वो आवाजें आ रही थीं, हंसी की आवाजें, बच्चों की, औरतों की, मर्दों की, सब एक साथ। और वो फुटस्टेप्स, वो भी पीछे थे, बहुत तेज, हमसे भी तेज। गेट दिख रहा है, मैंने चिल्लाया। लेकिन तभी हमारे सामने अचानक एक आकृति आ गई, एक औरत की, जो कि सफेद कपड़ों में थी। उसके बाल उसके चेहरे पर गिरे हुए थे। वो बीच रास्ते में खड़ी थी। हम रुक गए। हटो रास्ते से, रोहित चिल्लाया। औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसके बाल पीछे हटे और जो हमने देखा वो मैं कभी नहीं भूल सकता। उसका कोई चेहरा ही नहीं था, बस त्वचा थी चिपकी हुई। कोई आंख नहीं, कोई नाक नहीं, कोई मुंह नहीं, जैसे किसी ने उसका चेहरा ही मिटा दिया हो। अमन की चीख निकल गई, भागो। हमने साइड से उसे अवॉइड करने की कोशिश की, लेकिन वो औरत इतनी तेजी से आगे आई। उसकी स्पीड 1 सेकंड में वह हमारे सामने थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां लंबी थीं, टेढ़ी मेढ़ी, नाखून काले थे और लगभग 6 इंच लंबे। वो अमन की तरफ बढ़ी। नहीं, मैं चिल्लाया और उस आयरन रोड से उस पर वार किया तो रोड उसके आर पार निकल गई, जैसे कि वो हवा हो। औरत ने एक अजीब सी आवाज निकाली, एक चीख और हंसी के बीच की कोई आवाज, और फिर वो गायब हो गई। भागो अभी, मैंने कहा। हम फिर से भागने लगे। गेट बस 50 मीटर दूर था। 40 मीटर, 30 मीटर, 20 मीटर। पीछे से आवाजें और तेज हो गई थीं। अब यह चीखें थीं, कई लोगों की चीखें। 10 मीटर। तभी जमीन से हाथ निकले, सड़े गले हाथ, कब्रों से कई हाथ, और उन्होंने हमारे पैर पकड़ने की कोशिश की। नहीं, रोहित चिल्लाया, और एक हाथ उसका पैर पकड़ने में सफल हो गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा और खींचा। हाथ छूट गया। हम गेट तक पहुंचे। मैंने गेट को धक्का दिया तो गेट खुल गया। हम बाहर निकले और जैसे ही हम बाहर आए तो सब आवाजें बंद हो गईं और पूरा सन्नाटा। हम हाँफ रहे थे, घुटनों पर हाथ रखकर सांस लेने की कोशिश कर रहे थे। चलो गाड़ी तक, मैंने कहा। हम गाड़ी की तरफ भागे और मैंने इग्निशन ऑन की। इंजन स्टार्ट हुआ। थैंक गॉड, निकलो यहां से, अमन चिल्लाया। मैंने एक्सेलरेटर दबाया और गाड़ी आगे बढ़ी। लेकिन तभी बैक व्यू मिरर में मैंने देखा कि कब्रिस्तान के गेट पर दर्जनों फिगर्स खड़े थे, सफेद कपड़ों में। सब हमें देख रहे थे। उनकी आंखें जल रही थीं लाल रोशनी में। और सबसे आगे वो बच्चा था। वो मुस्कुरा रहा था, उसी अजीब चौड़ी मुस्कुराहट के साथ। मैंने गाड़ी और तेज चलाई। हम कच्चे रास्ते पर तेजी से जा रहे थे। पीछे देखना मत, रोहित ने कहा, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने फिर से मिरर में देखा तो वह सब फिगर्स हवा में तैर रहे थे और हमारी तरफ आ रहे थे तेजी से। वो आ रहे हैं, मैंने चिल्लाया। गाड़ी की स्पीड 60 थी, लेकिन वो चीजें और तेज थीं। अचानक गाड़ी की छत पर एक जोर का झटका लगा। धड़ाम, फिर से धड़ाम। छत पर कुछ है, अमन चिल्लाया। तभी विंडशील्ड के सामने एक चेहरा आ गया, उल्टा लटका हुआ। ये वही बच्चा था। उसकी काली आंखें हमें घूर रही थीं। उसका मुंह अजीब तरीके से खुला था और उसके दांत नुकीले थे। भाग यहां से, रोहित चिल्लाया। मैंने ब्रेक मारी और तुरंत एक्सेलरेटर पर जोर से पैर रखा। गाड़ी के सड़न जर्क से वो चीज छत से फिसली और विंडशील्ड पर आ गिरी। फिर वो ग्लास पर अपने नाखूनों से खरोचने लगा। एक भयानक आवाज और ग्लास पर दरारें पड़ने लगीं। अमन बोला कि यह ग्लास तोड़ देगा। अमन की आवाज में दहशत थी। मैंने गाड़ी लेफ्ट और राइट हिलाई जोर से,
ताकि वह चीज नीचे गिर जाए। आखिरकार वो चीज फिसली और गिर गई। मैंने पीछे नहीं देखा, बस भागता रहा। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। आखिरकार हम बरगद के पेड़ तक पहुंच गए। पक्की सड़क आ गई। मैंने फिर से मिरर देखा, कोई नहीं था पीछे। वो चीजें गायब हो चुकी थीं। हम सही सलामत निकल गए थे, या हम ऐसा सोच रहे थे। हम तीनों पूरे रास्ते चुप रहे। कोई कुछ नहीं बोला। सबके दिमाग में वही सीन्स घूम रहे थे। रात 12:30 बजे हम वसई पहुंचे। मैंने गाड़ी एक पेट्रोल पंप पर रोकी, क्योंकि हमें पानी चाहिए था। हम तीनों गाड़ी से उतरे। रोहित के हाथ अभी भी कांप रहे थे और उसकी आंखें लाल थीं। यार, वो सब सच था क्या? अमन ने पूछा। मैंने हाँ में सिर हिलाया कि हाँ, जो भी था वो रियल था। हमने पानी पिया। मैं वॉशरूम की तरफ गया अपना चेहरा धोने। वॉशरूम में मैंने अपना चेहरा मिरर में देखा तो मैं बिल्कुल थका हुआ लग रहा था। आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स और चेहरे पर खरोंचें। मैंने पानी से चेहरा धोया। फिर से मिरर में देखा तो मेरी सांस रुक गई, क्योंकि मिरर में मेरे पीछे कोई खड़ा था, वही बच्चा। मैं तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन कोई नहीं था। मैंने फिर से मिरर देखा, लेकिन अब वहां भी कोई नहीं था। नहीं, नहीं, नहीं। मैं बड़बड़ाया कि मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मैं जल्दी से बाहर निकला। हम गाड़ी में बैठे और मुंबई की तरफ चल पड़े। रास्ते में मैंने रेडियो चालू किया तो कोई गाना बज रहा था, लेकिन अचानक रेडियो में खरखराहट आने लगी और फिर वो बंद हो गया। बंद कर देना, रोहित ने कहा। मैंने बंद करने की कोशिश की, लेकिन बटन काम नहीं कर रहा था। रेडियो फिर से ऑन हुआ, लेकिन अब कोई गाना नहीं था, बस एक स्टैटिक नॉइज थी। और फिर उस नॉइज के बीच एक आवाज आई, आदित्य। यह सुनकर तो मेरा खून जम गया। वो आवाज फिर से आई कि आदित्य, तुम भाग नहीं सकते, रेडियो बंद करो। अमन चिल्लाया। मैंने रेडियो का वायर ही खींच दिया और रेडियो बंद हो गया। अब मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि वो मेरा नाम कैसे जानता है। हम आगे बढ़ते रहे। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। हाईवे पर बहुत कम गाड़ियां थीं। मैं 80 की स्पीड से जा रहा था, क्योंकि मुझे तो बस घर पहुंचना था। लेकिन तभी बैक व्यू मिरर में मैंने फिर से देखा कि पीछे की सीट पर कोई बैठा था, एक औरत सफेद साड़ी में, और उसका सिर नीचे झुका था। पीछे की सीट पर कोई है, मैंने धीरे से कहा। क्या? रोहित ने पीछे मुड़कर देखा और बोला कि कोई नहीं है यार। मैंने फिर से मिरर देखा तो वो अभी भी वहां थी। वहां है, मैं चिल्लाया और सडनली ब्रेक मारी। गाड़ी रोड के किनारे रुकी और हम तीनों ने पीछे देखा, लेकिन कोई नहीं था। यार, तू ठीक तो है? अमन ने पूछा। तुझे कुछ दिख रहा है जो है ही नहीं। मैंने कहा कि नहीं, मैंने देखा, वो वहां थी। रोहित ने मेरा कंधा पकड़ा और बोला कि आदित्य सुन, हम सब डरे हुए हैं, हमारे दिमाग ट्रिक्स खेल रहे हैं, बस काम डाउन, कुछ नहीं है। मैंने गहरी सांस ली और कहा कि हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैंने गाड़ी फिर से स्टार्ट की, लेकिन मेरे दिल में मुझे पता था कि यह कोई ट्रिक नहीं थी, बल्कि मैंने सच में कुछ देखा था और वह चीज हमारे साथ थी। रात 3 बजे हम मुंबई पहुंच गए। मैं और रोहित अंधेरी में रहते थे और अमन बांद्रा में। हमने पहले अमन को छोड़ने का फैसला किया। बांद्रा में अमन की बिल्डिंग के सामने हमने गाड़ी रोकी। यार, आज के बाद मैं कभी किसी हॉन्टेड प्लेस पर नहीं जाऊंगा, अमन ने कहा। नेवर, मैं भी नहीं जा रहा, मैंने कहा। अमन गाड़ी से उतरा, लेकिन उतरने से पहले उसने कुछ देखा और बोला कि यार, तुम्हारी गाड़ी की छत पर यह क्या है? हमने ऊपर देखा तो छत पर खरोंच के निशान थे, बहुत गहरे निशान। रोहित ने कहा कि ये उस बच्चे के निशान हैं जब वो छत पर चढ़ा था। हमने ध्यान से देखा तो वो सिर्फ रैंडम खरोंच नहीं थे, बल्कि उनमें एक पैटर्न था, वर्ड्स थे और अरबी में कुछ लिखा था। मैंने अमन से पूछा कि अमन, तू अरबी पढ़ सकता है क्या? अमन ने ध्यान से देखा तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो बोला कि इसमें लिखा है कि हम आएंगे तुम्हारे लिए बहुत जल्द। एक ठंडी सिहरन मेरी रीढ़ में दौड़ गई। मैंने पूछा कि क्या मतलब है इसका? वो बोला कि मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है अच्छा नहीं है। तुम लोग सावधान रहना और किसी मौलवी साहब से मिलना, शायद वो कुछ मदद कर सकें।
और इतना कहकर अमन चला गया। रोहित ने कहा कि चल अब मुझे भी ड्रॉप कर दे। अब हम अंधेरी की तरफ चल पड़े और करीब 15 मिनट में हम रोहित के घर पहुंच गए। रोहित ने कहा कि सोने से पहले लाइट्स जरूर जला के रखना और कोई अजीब आवाज सुनो तो मुझे फोन करना। रोहित गाड़ी से उतरा और चला गया। मेरा फ्लैट यहां से बस 10 मिनट की दूरी पर था। मैं वहां पहुंचा और पार्किंग में गाड़ी लगाई। रात का सन्नाटा था। सिर्फ कुछ दूर पर कुछ डॉग्स भौंक रहे थे। मैं अपनी बिल्डिंग के एंट्रेंस की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी मुझे एक अजीब फीलिंग हुई, जैसे कोई मुझे फॉलो कर रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। मैंने खुद से कहा कि काम डाउन आदित्य। मैं अंदर गया और लिफ्ट का बटन दबाया। लिफ्ट आई, दरवाजा खुला, लेकिन लिफ्ट अंदर से खाली थी। मैं अंदर गया और चौथे मंजिल का बटन दबाया। दरवाजा बंद होने लगा, लेकिन बंद होने से ठीक पहले मुझे लगा कि किसी ने लिफ्ट में हाथ डाला है। डोर फिर से खुल गया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। मैंने सोचा कि शायद सेंसर फॉल्ट होगा। डोर फिर बंद होने लगा और फिर से खुल गया। लगातार 3 बार ऐसा हुआ और चौथी बार डोर बंद हुआ तो मैंने झट से क्लोज बटन दबाया तो लिफ्ट ऊपर जाने लगी। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। तभी अचानक लिफ्ट रुक गई और लाइट्स भी बंद हो गईं। मैं अब अंधेरे में था। मैंने सोचा कि ग्रेट, अब यहां फंस गया। मैंने अपना फोन निकाला फ्लैशलाइट जलाने के लिए, लेकिन फोन में बहुत स्ट्रेंज चीज दिख रही थी और स्क्रीन पर ग्लिचेस आ रहे थे। और फिर स्क्रीन पर एक मैसेज टाइप होने लगा, खुद ब खुद, हेलो आदित्य। मेरे हाथ से फोन गिर गया और तभी लिफ्ट में मुझे एक ब्रीदिंग साउंड सुनाई दी, जैसे कोई मेरे साथ था अंधेरे में। मैं लिफ्ट की वॉल से सट गया। मेरी सांसें अब तेज हो गई थीं। मैंने पूछा कि कौन है? ये बोलते हुए मेरी आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं आया, बस वो ब्रीदिंग साउंड, और वो करीब आ रहा था। ब्रीदिंग साउंड अब मेरे बहुत पास आ गई, जैसे कोई मेरे बिल्कुल सामने खड़ा हो। तभी मुझे हवा का एक झोंका महसूस हुआ मेरे चेहरे पर, और फिर एक ठंडा स्पर्श मेरे गाल पर, जैसे किसी ने छुआ हो। मैंने चीख मारी और उसी पल लिफ्ट फिर से चालू हो गई। लाइट्स जल गईं, लेकिन लिफ्ट में कोई नहीं था, सिर्फ मैं था। 4th फ्लोर। डोर खुला और मैं तुरंत बाहर निकला। मेरा फ्लैट राइट साइड में था। मैं दौड़ा, चाबी निकाली, दरवाजा खोला, अंदर घुसा और दरवाजा बंद करके लॉक किया और दरवाजे से टिक गया। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। मैंने खुद को समझाया कि अब मैं घर में सेफ हूं, अब कुछ नहीं होगा। मैंने लाइट्स जलाई तो फ्लैट खाली था और सब कुछ नॉर्मल था। मैं सीधा अपने बेडरूम में गया और बेड पर गिर गया। मैंने सोचा कि बस सो जाता हूं, सुबह सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन मैं कितना गलत था। मैं बेड पर लेटा हुआ था, आंखें बंद कर लीं, लेकिन नींद ही नहीं आ रही थी। उस कब्रिस्तान के सीन्स बार बार दिमाग में आ रहे थे। घड़ी में 5:15 बज रहे थे और सुबह होने में अभी देर थी। मैंने करवट बदली। साइड टेबल पर पानी की बोतल रखी थी। मैंने उठकर पानी पिया। तभी मेरे बेडरूम के डोर से एक आवाज आई, नॉक नॉक नॉक। मैं फ्रीज हो गया। मैंने सोचा कि कौन होगा इस समय। मेरे साथ कोई नहीं रहता, मैं अकेला रहता हूं। नॉक की आवाज फिर से आई, नॉक नॉक नॉक। मैंने पूछा कि कौन है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं बेड से उठा और धीरे धीरे डोर की तरफ बढ़ा। डोर के पास गया और पीप होल से बाहर देखा तो बाहर कोई नहीं था। बाहर का हॉल एकदम खाली था। मैंने सोचा कि शायद कोई नेबर होगा जो गलती से नॉक कर गया होगा। मैं वापस बेड की तरफ मुड़ा, लेकिन तभी मुझे एक चीज दिखी जो मेरा खून जमा देने के लिए काफी थी। बेडरूम की विंडो खुली हुई थी और मुझे अच्छी तरह से याद था कि मैंने उसे बंद किया था, क्योंकि मैं हमेशा विंडोज बंद करके सोता हूं। मैं विंडो की तरफ गया और बाहर देखा। 4th फ्लोर था और नीचे खाली पार्किंग लॉट दिख रहा था। मैंने विंडो बंद की और लैच लगा दी, और जैसे ही वापस मुड़ा तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि बेडरूम के दरवाजे पर वो खड़ी थी, वही औरत, सफेद साड़ी में और बाल चेहरे पर। लेकिन अब वो मेरे बेडरूम के अंदर थी। मैं वॉल से टकराया। पीछे हटने की जगह नहीं थी। वो औरत अब धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगी।
उसके बाल साइड में हटे, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर फीचर्स थे। आंखें, नाक, मुंह, लेकिन वो सब गलत थे। आंखें बहुत बड़ी थीं, कंप्लीटली ब्लैक। नाक टेढ़ी थी। मुंह एक साइड फटा हुआ था चीक तक, और वो मुस्कुरा रही थी उस फटे हुए मुंह से। आदित्य, उसने कहा। उसकी आवाज कई आवाजों का मिक्सचर थी, जैसे मैन, वुमेन, चिल्ड्रन सब एक साथ बोल रहे थे। वो बोली कि तुम हमारी जगह आए, हमें डिस्टर्ब किया। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस डर से कांप रहा था। वो औरत एक कदम आगे बढ़ी और बोली कि अब तुम्हारी बारी है, हमारे साथ आओ। नहीं, आखिरकार मैं बोल पाया, दूर रहो मुझसे। वो औरत हंसने लगी, लेकिन वो हंसी, वो कोई नॉर्मल हंसी नहीं थी। वो एक चीख और हंसी के बीच की कोई आवाज थी। वो मेरे और करीब आ गई। मैंने साइड से निकलने की कोशिश की, लेकिन वो मुझसे तेज थी। 1 सेकंड में मेरे सामने आ गई। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके नाखून काले और लंबे थे। मुझे लगा कि मेरी जान जा रही है, ये एंड है। लेकिन तभी मेरी नजर साइड टेबल पर पड़ी। वहां एक हनुमान जी की मूर्ति रखी थी, जो कि मेरी माँ ने दी थी प्रोटेक्शन के लिए। मैंने झट से उसे उठाया और औरत के सामने कर दिया और हनुमान चालीसा बड़बड़ाने लगा। पूरी तो याद नहीं थी, लेकिन जो भी याद थी बोलने लगा। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। औरत चीखने लगी, एक भयानक और कान फाड़ देने वाली चीख। उसने पीछे हटना शुरू किया। मैं बोलता रहा जोर जोर से, और वो औरत धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी, ट्रांसपेरेंट होने लगी, और फिर वो गायब हो गई। मैं नीचे फ्लोर पर बैठ गया। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था और मैं रो रहा था, लेकिन मुझे पता था कि यह एंड नहीं था। वो भी वापस आएगी और वो सब भी वापस आएंगे। अब मुझे हेल्प चाहिए थी, अर्जेंट। सुबह 5:30 बजे मैं अपने फ्लैट से बाहर निकला। पूरी रात नहीं सोया था, बस हनुमान चालीसा रिपीट करता रहा। मैंने रोहित को फोन किया और बोला कि यार, मेरे घर भी वो आई, वो औरत, वो सब मेरे पीछे हैं। क्या? रोहित की आवाज में डर था। यार तू ठीक है? मैंने कहा कि नहीं, हमें मदद चाहिए किसी ऐसे पर्सन की जो इन चीजों से डील कर सके। उसने मुझसे कहा कि तू अमन को फोन कर, उसके अंकल एक मौलवी साहब को जानते हैं। मैंने अमन को कॉल किया। उसने अपने अंकल से बात करवाई तो उसके अंकल ने एक मौलवी साहब का नंबर दिया, मौलवी इमरान साहब का। वह माहिम में रहते थे। मैंने उन्हें कॉल किया और सब कुछ बताया। कुछ देर तक तो वो साइलेंस रहे और फिर बोले कि बेटा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। वो कब्रिस्तान, वहां बहुत पुरानी रूहें हैं, नाराज रूहें। तुम वहां गए, तुमने उन्हें डिस्टर्ब किया, इसीलिए अब वो तुम्हारे पीछे आ गई हैं। मैंने कहा कि तो अब मैं क्या करूं? वो बोले कि तुम मेरे पास आओ अभी। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन टाइम बहुत कम है। आज रात से पहले तुम्हें प्रोटेक्ट करना होगा, वरना। मैंने पूछा कि वरना क्या? वो बोले कि वरना वो तुम्हें ले जाएंगी हमेशा के लिए। ये सुनकर मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। सुबह 7 बजे हम तीनों माहिम में मौलवी इमरान साहब के घर पहुंचे। वो एक बुजुर्ग शख्स थे, सफेद दाढ़ी, सफेद कपड़े और आंखों में एक अजीब सी गहराई। वो बोले कि आओ बेटा, अंदर आओ। हम सब अंदर गए। घर बहुत सादा सिंपल था और दीवारों पर कुरान की आयतें लिखी हुई थीं। मौलवी साहब ने हम तीनों को गौर से देखा और बोले कि तुम तीनों पर उनकी छाया है। मैं देख सकता हूं, तुम्हारे आसपास नेगेटिव एनर्जी है, बहुत स्ट्रांग। तो क्या हम बच सकते हैं? अमन ने पूछा। मौलवी जी बोले कि हाँ, लेकिन यह आसान नहीं होगा। जो रूहें तुम्हारे पीछे हैं वो बहुत पुरानी हैं। 1947 के दंगों में मारे गए लोग। उनकी मौत बहुत पेनफुल थी, इसलिए उनकी रूहें अशांत हैं। उन्होंने एक पॉज लिया और फिर बोले कि लेकिन सबसे खतरनाक वो औरत है। वो कोई सामान्य रूह नहीं है, वो एक जिन्न है। जिन्न? रोहित ने पूछा। वो बोले कि हाँ, जिन्न एक तरह की एंटिटी है जो कि बहुत पावरफुल है। वो कब्रिस्तान में रहती है और उन अशांत रूहों को कंट्रोल करती है। और जब कोई उसकी जगह पर जाता है
वो उसे टारगेट बना लेती है। मौलवी साहब ने एक ओल्ड नोटबुक दिखाई। उसमें कुछ ड्राइंग्स थीं, स्ट्रेंज सिंबल्स, अरेबिक टेक्स्ट की। 1985 में भी ऐसा हुआ था। एक फोटोग्राफर वहां गया था। वो जिन्न उसके पीछे आई थी। हमने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन देर हो गई थी। तीसरी रात तक वह उसे ले गई। तीसरी रात? मैंने पूछा। वो बोले कि हाँ, जिन्न को अपने विक्टिम को पूरी तरह से कंट्रोल करने में 3 रातें लगती हैं। पहली रात वो अपनी प्रेजेंस दिखाती है, दूसरी रात वो फिजिकली कांटेक्ट करती है, तीसरी रात वो अपने विक्टिम को अपने साथ ले जाती है फॉरएवर। उनकी यह बात सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि मेरे साथ कल रात वो आई थी मेरे बेडरूम में और उसने मुझे छूने की भी कोशिश की। मौलवी साहब का चेहरा गंभीर हो गया। वो बोले कि तो फिर आज दूसरी रात है और कल तीसरी रात होगी, तो हमारे पास सिर्फ एक रात बची है। अमन की आवाज में दहशत थी। मौलवी जी बोले कि हाँ, लेकिन घबराओ मत, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन तुम्हें एग्जैक्टली वो करना होगा जो मैं कहूं। मौलवी साहब ने हमें कुछ चीजें दी। पहली चीज ताबीज दी और बोले कि इसे हमेशा पहने रहना, उतारना मत। दूसरी चीज एक पवित्र जल और बोले कि इसे अपने घर के हर कोने में छिड़कना। और तीसरी चीज कुछ कुरान की आयतें और बोले कि जब भी कुछ अजीब महसूस हो तो ये पढ़ना। और चौथी चीज थी नमक। बोले कि अपने घर के सभी एंट्रेंसेस पर साल्ट की लाइन बनाना। और सबसे इंपॉर्टेंट, आज रात तुम तीनों को एक साथ रहना होगा, अकेले बिल्कुल भी मत रहना। मैंने पूछा कि लेकिन क्या हम उससे हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं? मौलवी साहब ने सिर हिलाया कि हाँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें वापस जाना होगा। मैंने पूछा कि वापस कहाँ? वो बोले कि वारसोली कब्रिस्तान, उस जिन्न को वहीं डिस्ट्रॉय करना होगा। नहीं, मैं चिल्लाया, मैं वापस नहीं जा सकता। मौलवी बोले कि अगर तुम नहीं गए तो वह हमेशा तुम्हारे पीछे रहेगी और तुम्हें जिंदगी भर डर में जीना होगा और आखिर में वो तुम्हें ले ही जाएगी। हम तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। मौलवी बोले कि सोच लो, लेकिन जल्दी सोचो। अगर वापस जाना है तो कल रात, तीसरी रात से पहले। हम बाहर आए। अमन ने पूछा, तो क्या सोचा है फिर? मैंने गहरी सांस ली और बोला कि मैं नहीं जा सकता वापस। रोहित ने कहा कि लेकिन यार, अगर हम नहीं गए तो हम जिंदगी भर इसी डर में जीते रहेंगे और ये कोई जिंदगी नहीं है। वो सही कह रहा था। मैंने कहा कि मुझे सोचने दो। आज रात हम तीनों मेरे फ्लैट पर रहेंगे एक साथ और कल डिसाइड करेंगे। शाम 6 बजे हम तीनों मेरे फ्लैट में थे। हमने मौलवी साहब की दी हुई सभी चीजों की तैयारी कर ली थी। पवित्र जल छिड़का, साल्ट की लाइंस बनाई और ताबीज पहन लिए। हमने लाइट सब जला दी और टीवी रेडियो चालू रखा, क्योंकि साइलेंस नहीं चाहिए थी। हमने खाना मंगवाया और खाते समय भी तीनों साथ में थे। रात के 9 बज गए थे और अब तक सब नॉर्मल था। शायद मौलवी साहब की चीजें काम कर रही हैं, मैंने कहा। लेकिन मैं कितना गलत था। रात के 10 बज गए। तभी अचानक टीवी में डिस्टर्बेंस आने लगी, स्क्रीन पर स्टैटिक इमेजेस, और फिर वह बंद हो गया। मैंने रिमोट से ऑन बटन प्रेस किया तो टीवी फिर चालू हुआ, लेकिन अब उस पर ब्लैक स्क्रीन थी और उस ब्लैक स्क्रीन पर कुछ दिख रहा था। एक सिलहूट, एक औरत की, धीरे धीरे क्लियर हो रही थी। रोहित चिल्लाया कि टीवी बंद करो। मैंने ऑफ बटन प्रेस किया तो टीवी बंद हो गया, लेकिन स्क्रीन अभी भी ग्लो कर रही थी और उस ग्लो में वो औरत क्लोजर आ रही थी स्क्रीन के अंदर से। अमन बोला कि यह कैसे संभव है? ये बोलते हुए अमन की आवाज कांप रही थी। औरत की आकृति स्क्रीन के बिल्कुल पास आ गई और उसका हाथ स्क्रीन से बाहर निकलने लगा। वर्सेस पढ़ो, मैंने चिल्लाया। हम तीनों ने जोर जोर से वर्सेस पढ़ना शुरू किया। औरत चीखी और उसका हाथ वापस अंदर चला गया। स्क्रीन का ग्लो फेड होने लगा और फिर सब कुछ एकदम से नॉर्मल हो गया। हम तीनों हाँफ रहे थे। रात के 11 बज गए थे। अब हमें अलग अलग जगहों से आवाजें आने लगीं। किचन से बर्तन गिरने की आवाज, बाथरूम से नल खुलने की आवाज,
और बेडरूम से किसी के चलने की आवाज। लेकिन हम तीनों लिविंग रूम में बैठे थे। रोहित ने कहा कि इग्नोर करो, वो हमें बस डरा रही है। आवाजें बढ़ती जा रही थीं और अब खिड़कियों पर दस्तक की आवाजें, दरवाजे पर स्क्रैचिंग की आवाजें और फिर लाइट्स बुझने लगीं, एक एक करके। अब लिविंग रूम में सिर्फ एक लाइट ही बची थी और वह भी फ्लिकर कर रही थी। नहीं, 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 अमन बड़बड़ाने लगा। तभी आखिरी लाइट भी बुझ गई और अब पूरा अंधेरा हो गया था। हम तीनों एक दूसरे के पास आ गए, बिल्कुल सट कर। तभी कोई है, एक आवाज आई किसी बच्चे की। मेरे साथ खेलोगे? वो बच्चा वर्सेस, मैंने फुसफुसाया। हम लोग फिर से वर्सेस पढ़ने लगे, लेकिन इस बार वह काम नहीं कर रहे थे। आवाजें और बढ़ गईं, चीखें, हंसी, रोना, सब एक साथ। और फिर हमने महसूस किया कि कोई हमारे साथ था, रूम में, बहुत करीब। हम तीनों की सांसें रुक गईं और अचानक लाइट्स फिर से चालू हुईं और हमने देखा कि हमारे चारों तरफ वो सब खड़े थे। दर्जनों लोग, फटे कपड़ों में, एकदम खून से सने हुए। कुछ के चेहरे आधे कटे हुए थे, कुछ के हाथ पैर टूटे हुए थे और सब के सब हमें ही घूर रहे थे। ये वो लोग थे जो 1947 में मारे गए थे, उनकी रूहें। और उन सब के बीच वो जिन्न औरत खड़ी थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोली कि आज दूसरी रात है, कल तुम सब मेरे हो गए। हम तीनों चीख नहीं सकते थे, बस डर से फ्रीज हो गए थे। औरत हमारे पास आई, उसकी उंगली मेरे माथे को छूने वाली थी, लेकिन तभी मेरे गले में जो ताबीज था वो अचानक गर्म हो गया, बहुत गर्म। और वो औरत चीखी और पीछे हटी। ताबीज! रोहित चिल्लाया, वो काम कर रहा है। हम तीनों ने अपने ताबीज को हाथ में पकड़ा और आगे की तरफ किया। सभी स्पिरिट्स पीछे हटने लगीं और उस औरत ने एक आखिरी बार हमें देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने कहा कि कल कल तुम नहीं बच पाओगे। और फिर वो सब गायब हो गए। लाइट्स स्टेबल हो गईं, सारी आवाजें बंद हो गईं और अब हम तीनों फ्लोर पर बैठ गए, हांफते और रोते हुए। अमन रो रहा था कि हम नहीं बचेंगे, कल रात वह हमें ले जाएगी। रोहित ने कहा कि नहीं, हम बचेंगे, लेकिन उसके लिए हमें वापस जाना होगा उस कब्रिस्तान में और उस जिन्न को खत्म करना होगा। मैंने अपना सिर हिलाया कि नहीं, मैं नहीं जा सकता। रोहित ने मेरा कंधा पकड़ा और बोला कि आदित्य, अगर हम नहीं गए तो हम मर जाएंगे। क्या तू ऐसी जिंदगी चाहता है? मैं एकदम चुप रहा। मौलवी साहब ने कहा था कि अगर हम तीनों साथ रहे तो हम स्ट्रांग हैं, और अगर हम साथ में वहां जाएं एक प्लान के साथ तो हम जीत सकते हैं। मैंने उन दोनों की तरफ देखा, मेरे सबसे अच्छे दोस्त। मैंने एक गहरी सांस ली। मैंने कहा कि ठीक है, हम कल रात आखिरी बार जाएंगे और इस बार हम पूरी तरह से प्रिपेयर्ड रहेंगे। अगली सुबह 7 बजे हम सीधे मौलवी साहब के पास गए। मैंने कहा कि हम जाना चाहते हैं वारसोली आज रात, लेकिन हमें आपकी मदद चाहिए। मौलवी साहब ने सिर हिलाया कि मुझे पता था कि तुम यही फैसला लोगे। वो हमें एक कमरे में ले गए। वहां बहुत सारी चीजें रखी थीं, पुरानी बुक्स, स्क्रोल्स, एमलेट्स। मौलवी जी बोले कि जिन्न को डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। हर जिन्न की एक वीकनेस होती है। इस जिन्न की वीकनेस उसकी कब्र है। मैंने पूछा कि कब्र? वो बोले कि हाँ, वो जिन्न उस कब्रिस्तान से कनेक्टेड है, किसी खास कब्र से। अगर तुम उस कब्र को ढूंढ लो और उसे प्रॉपरली कॉन्सिक्रेट कर दो तो उस जिन्न का पावर खत्म हो जाएगा। मौलवी साहब ने अपनी पुरानी नोटबुक खोली। उसमें एक मैप था। उन्होंने एक जगह पर उंगली रखी और बोले कि यहाँ इस पुरानी मस्जिद के पीछे एक बड़ा बरगद का पेड़ है और उसके नीचे एक कब्र है बिना नाम की। उस कब्र में 1920 में एक औरत को दफनाया गया था, लेकिन कहते हैं कि वह औरत जिंदा दफनाई गई थी, गलती से। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उस औरत की रूह इतनी गुस्से और दर्द में थी कि वो एक जिन्न बन गई और उसने वह सारी अशांत रूहों को अपने कंट्रोल में ले लिया। मैंने कहा कि तो हमें उस कब्र को ढूंढना होगा। मौलवी साहब बोले कि हाँ, और फिर तुम्हें वहां यह सब करना होगा। मौलवी साहब ने हमें कुछ चीजें दी, पवित्र जल की 3 बॉटल्स, और बोले कि
इसे उस कब्र के चारों तरफ छिड़कना होगा, एक सर्कल बनाना होगा। दूसरा, स्पेशल वर्सेस रिटेन ऑन स्क्रोल्स, और बोले कि इन्हें उस सर्कल के चारों कॉर्नर्स पर रखना। तीसरा, एक सिल्वर डैगर दिया और बोले कि इसे कब्र के बीचों बीच गाड़ना होगा, डीप। और चौथा, एक और ताबीज मार्शल था, जो कि स्ट्रांगर वंस था। हमें वो देते हुए बोले कि ये तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, और बोले कि एक बात और, जब तुम वो रिचुअल कर रहे होगे तो वो जिन्न तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेगी। वो तुम्हें डराएगी, तुम पर अटैक करेगी, लेकिन तुम्हें रिचुअल पूरा करना ही होगा। अगर बीच में रुक गए तो सब खत्म, और तुम सब भी। हम करेंगे, रोहित ने कहा। मौलवी साहब ने हमारा माथा चूमा और बोले कि अल्लाह तुम्हारे साथ हो। शाम 5 बजे हम मुंबई से निकले। सेम रूट, सेम फीलिंग्स, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था, और इस बार हम तैयार थे। रास्ते में हमने प्लान रिपीट किया। पहले कब्रिस्तान पहुंचते ही सीधे पुरानी मस्जिद की तरफ जाना है, फिर बरगद का पेड़ ढूंढना है, फिर बिना नाम की कब्र ढूंढना है, फिर रिचुअल करना है, और फिर वहां से निकलना है। और अगर इस बीच कुछ भी गड़बड़ हुई तो हम जिंदा नहीं लौटेंगे। रात के 8 बजे हम वसई पहुंचे, और रात 9 बजे हम वारसोली के रास्ते पर थे, और रात 9:30 बजे हम कब्रिस्तान के गेट के सामने थे। गेट बंद था, लेकिन इस बार उस पर खून जैसा कुछ लिखा था, अरबिक में। मैंने अमन से पूछा कि अमन, इसमें क्या लिखा है? अमन ने जैसे ही पढ़ा तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि उसमें लिखा था कि तुम लोग आए हो मरने के लिए। हम तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। नो टर्निंग बैक नाउ, रोहित ने कहा। हमने गेट खोला, वही ककिंग साउंड। हम अंदर गए। कब्रिस्तान बिल्कुल अलग लग रहा था। एक धुंध थी ग्राउंड लेवल पर, हरे रंग की ग्लो कर रही थी, और हवा में एक सड़ांत थी, मौत की स्मेल। हमने अपनी टॉर्चेस ऑन की और मस्जिद की तरफ बढ़ना शुरू किया। हर कदम पर हमें ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा है। हर कब्र के पीछे से, हर पेड़ के पीछे से हमें आवाजें सुनाई देने लगीं, विस्पर्स, बहुत सारे एक साथ, कि जाओ यहां से, तुम यहां नहीं आ सकते, वो तुम्हें मार देगी। हमने उसे इग्नोर किया और आगे बढ़ते रहे। आधे रास्ते में हमारे सामने फिगर्स अपीयर होने लगीं, वही स्पिरिट्स, डजन्स ऑफ देम। लेकिन हमारे ताबीज ने उन्हें दूर रखा और वह पास नहीं आ सके। आखिरकार हम मस्जिद तक पहुंच ही गए। मस्जिद के पीछे वहां था बरगद का पेड़, बहुत विशाल, जिसकी जड़ें चारों तरफ फैली हुई थीं, और उसके नीचे एक कब्र, बाकियों से थोड़ी अलग, बड़ी, लेकिन उस पर कोई नाम नहीं था, कोई डेट नहीं, बस प्लेन पत्थर। ये वही है, मैंने कहा। हम तीनों उस कब्र के पास पहुंचे, तभी टेम्परेचर अचानक गिर गया, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि हमारी सांसें तक दिखने लगीं। और फिर वो आवाज आई कि तुम यहां नहीं आ सकते थे। हमने चारों तरफ देखा, वो जिन्न औरत वहीं थी, लेकिन इस बार वो अलग दिख रही थी, मोर सॉलिड, मोर रियल, मोर टेरिफाइंग। उसका पूरा चेहरा विजिबल था, रोटिंग फ्लैश, एम्प्टी आई सॉकेट से रेड लाइट निकल रही थी, माउथ इम्पॉसिबली वाइड खुला हुआ था और शार्प टीथ से भरा था। उसने मल्टीपल वॉइसेस में कहा कि ये मेरी जगह है, तुमने आने की हिम्मत कैसे की? रोहित ने कहा कि हम तुम्हें खत्म करने आए हैं। वो औरत हंसी, एक भयानक और एक हंसी, और बोली कि तुम मुझे खत्म करोगे? मैं यहाँ 100 साल से हूँ, कितने आए कितने गए, और सब अब यहीं हैं मेरे साथ। उसने इशारा किया और हमारे चारों तरफ स्प्रिट्स अपीयर होने लगीं, हंड्रेड्स, सब हमें घेरने लगीं। अब करो, मैंने चिल्लाया। हम तीनों ने काम शुरू कर दिया। मैंने होली वाटर की बोतल खोली और कब्र के चारों तरफ सर्कल बनाना शुरू किया। रोहित स्क्रोल्स रख रहा था चारों कॉर्नर्स पर। अमन सिल्वर डैगर तैयार कर रहा था। जिन्न चीखी कि नहीं, रुक जाओ। वो हम पर दौड़ी, लेकिन ताबीज ने उसे टेम्परेरीली रोक दिया, और बाकी के साए हमारे पास आने लगे और हमें खींचने की कोशिश करने लगे, लेकिन हम रुके नहीं। सर्कल पूरा हुआ, स्क्रोल्स रखे गए। डैगर, मैंने चिल्लाया। अमन ने डैगर उठाया
लेकिन तभी एक स्पिरिट ने उसका हाथ पकड़ लिया। अमन चिल्लाया कि छोड़ो मुझे। रोहित ने उस स्पिरिट को धक्का दिया। वर्सेस पढ़ते हुए स्पिरिट पीछे हटी। अमन ने डैगर कब्र के सेंटर में पोजीशन किया, लेकिन तभी औरत जिन्न ने उसे पकड़ लिया और उसके लॉन्ग स्केलेटल फिंगर्स अमन की गर्दन के चारों तरफ थे। नहीं, मैं चिल्लाया। मैंने बिना सोचे वो आयरन रोड उठाया और जिन्न पर वार किया, और इस बार रोड ने उसे टच किया। कॉन्सिक्रेटेड प्लेस होने की वजह से वो अब फिजिकल रूप से थी। उसने चीख कर अमन को छोड़ दिया। अभी, मैंने कहा। अमन ने पूरी ताकत से डैगर को कब्र में गाड़ा, डीप जितना पॉसिबल था, और फिर जिन्न ने एक भयानक चीख मारी, इतनी तेज कि हमारे कान फटने लगे। ग्राउंड हिलने लगी, पेड़ हिलने लगे, जिन्न का शरीर क्रैक होने लगा और उसमें से लाइट निकलने लगी, ब्राइट बर्निंग लाइट। वो चिल्लाई कि नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं यहां हमेशा के लिए हूं। लेकिन वह गलत थी। उसका शरीर पीसेस में टूटने लगा और हर पीस लाइट में डिसॉल्व हो रही थी, और साथ में सारी स्पिरिट्स भी फेड होने लगीं। वो चीखें, वो विस्पर्स, सब धीरे धीरे शांत होते गए, और आखिरकार कंप्लीट साइलेंस। अब वो जिन्न गायब हो चुकी थी और सारी स्पिरिट्स भी गायब हो चुकी थीं। बस हम तीनों ही थे कब्रिस्तान में। हम तीनों फ्लोर पर गिर गए, एग्जॉस्टेड, लेकिन जिंदा थे। हो गया? अमन ने पूछा। मैंने चारों तरफ देखा तो तापमान सामान्य हो गया था और वो धुंध भी गायब हो चुकी थी और हवा साफ थी। मैंने कहा कि हाँ, हो गया। रोहित हंसने लगा, एक रिलीफ की हंसी कि हम बच गए। हम सच में बच गए। हम तीनों ने एक दूसरे को हग किया, रोते हुए, हंसते हुए। अब हम जीत गए थे। हम जल्दी से कब्रिस्तान से बाहर निकले, और इस बार हमें कोई नहीं रोक रहा था। कोई आवाज नहीं और कोई स्पिरिट्स नहीं। हम गाड़ी तक पहुंचे और तुरंत निकल पड़े। पूरे रास्ते हम सब के सब चुप रहे, शायद प्रोसेस कर रहे थे जो हुआ था। रात 12 बजे हम मौलवी साहब के घर पहुंचे। हमने आवाज लगाई तो उन्होंने दरवाजा खोला और हमें देखते ही मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा कि तुम लौट आए। मुझे पता था। हमने उन्हें सब बताया और उन्होंने ध्यान से सुना और बोले कि तुमने बहुत बहादुरी दिखाई कि उस जिन्न को फ्री कर दिया। अब वो शांति से रह सकेगी, और वो सारी रूहें भी फ्री। मैंने पूछा। वो बोले कि हाँ, वो औरत जिसे जिंदा दफनाया गया था, उसकी रूह बंधी हुई थी। एंगर और पेन में तुमने उसे रिलीज कर दिया। अब वो आगे बढ़ सकती है। मैंने पूछा कि और अब हमारे साथ तो फिर से कुछ नहीं होगा ना? मौलवी साहब ने सिर हिलाया और बोले कि नहीं, अब तुम सेफ हो। वो कनेक्शन टूट चुका है। हमने उन्हें शुक्रिया कहा बहुत बार। अगले दिन सुबह हम अपने अपने घर गए। फर्स्ट टाइम प्रॉपरली सोए, कोई नाइटमेयर नहीं, कोई आवाज नहीं। और अगले हफ्ते मैंने अपना यूट्यूब चैनल परमानेंटली बंद कर दिया। एक फाइनल वीडियो अपलोड की जिसमें मैंने कहा कि दोस्तों, ये मेरा आखिरी वीडियो है। मैंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी है। भूत प्रेत रियल हैं, इविल स्पिरिट्स रियल हैं, और उन्हें डिस्टर्ब करना बहुत खतरनाक हो सकता है। प्लीज हॉन्टेड प्लेसेस पर मत जाओ, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। रिस्पेक्ट करो उन जगहों की। टेक केयर, स्टे सेफ। महीने भर में मेरी जिंदगी नॉर्मल हो गई। ऑफिस, फ्रेंड्स, मूवीज, सब कुछ वैसा ही। लेकिन मैं वैसा नहीं रह गया। अब मैं अंधेरे से नहीं डरता, क्योंकि मुझे पता है कि अंधेरे में क्या हो सकता है। मैं समझ गया हूं कि यह दुनिया सिर्फ जो हम देखते हैं उससे बहुत बड़ी है। कुछ चीजें हैं जो साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकती। कुछ मिस्ट्रीज हैं जो मिस्ट्रीज ही रहनी चाहिए। आज 23 अक्टूबर 2025 है। ठीक 1 साल पूरा हो गया है। मैं, रोहित और अमन आज कैफे में मिले हैं और हम हर महीने मिलते हैं। यार, 1 साल हो गया, अमन ने कहा। फील्स लाइक यस्टरडे। और फील्स लाइक कई साल पहले की बात हो, रोहित ने ऐड किया। मैंने अपनी कॉफी का सिप लिया और कहा कि तुम लोग कभी सोचते हो अगर हम वहां नहीं गए होते तो? हर दिन, अमन ने कहा। लेकिन फिर सोचता हूं हम जिंदा हैं, हम यहां हैं, और हमने कुछ ऐसा किया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। ईविल को फेस किया और जीत गए। मेरा फोन बज हुआ,
एक मैसेज, अननोन नंबर। मैंने ओपन किया तो सिर्फ एक लाइन थी कि शुक्रिया, अब मैं शांति में हूं। और आखिरी में जेड लिखा था। जेड कौन था? और तभी मुझे याद आया, वो कब्र, बिना नाम की कब्र। लेकिन मौलवी साहब ने बताया था कि उस औरत का नाम जुबैदा था। मैंने मैसेज डिलीट किया। सब ठीक है? रोहित ने पूछा। मैंने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बिल्कुल ठीक। और सच में था, सब कुछ ठीक था। उस रात ने मुझे बहुत कुछ सिखाया कि करेज सिर्फ फियरलेस होना नहीं है, करेज है भयभीत होकर भी आगे बढ़ना। दूसरी बात यह कि अकेले हम वीक हैं, लेकिन साथ में हम किसी से भी लड़ सकते हैं। तीसरी बात यह कि हर ईविल की एक वीकनेस होती है, बस उसे फाइंड करना होता है। चौथी बात यह कि कुछ जगहें, कुछ चीजें डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट यह कि जिंदगी प्रेशियस है, हर पल, हर सांस। और आज भी जब मैं रात को अकेला होता हूं तो कभी कभी उस कब्रिस्तान की याद आती है, वो चीखें, वो आवाजें, वो डर। लेकिन फिर मैं अपने ताबीज को छूता हूं जो मैं आज भी पहनता हूं, और मुझे याद आता है कि मैं एक सर्वाइवर हूं। मैं वारसोली कब्रिस्तान की उस खौफनाक रात से बच निकला, और अगर मैं उससे बच सकता हूं तो मैं किसी भी चीज से बच सकता हूं। तो दोस्तों, यह थी कहानी आदित्यनाथ जी की, उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन निराग की जुबानी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी और आप अगली कहानी किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ है जो आप पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं और आपके साथ हुए उस वाकये को मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं दुनिया तक आपकी कहानी पहुंचाऊंगा। मिलते हैं एक और अगली दिल दहला देने वाली कहानी में। तब तक के लिए दीजिए विदा।